ओके फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक। आज के सेशन में हम दोबारा से जानेंगे कि ये टीएन्स बायोटेक ग्रुप ने जो आज एक ब्रांड न्यू प्रोडक्ट, टीएन्स का नया प्रोडक्ट रेड ईस्ट राइस कैप्सूल्स, रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स कॉलेलेस के नाम से लॉन्च किया है। आपको मैंने थोड़ा सा आइडिया दिया था पहले भी कि ये जो नया प्रोडक्ट आने वाला है वो क्या है, बट इसकी एग्जैक्ट फॉर्मुलेशन, इसका क्या क्या फायदे हैं, किन किन लोगों को ये इस्तेमाल करना चाहिए, या मार्केट में अवेलेबल किन प्रोडक्ट्स का ये एक अच्छा ऑल्टरनेट बन सकता है, किस एलोपैथी मेडिसिन का ये एक अच्छा ऑल्टरनेट बन सकता है, इसका प्राइस पॉइंट क्या कहता है, और बाजार में उपलब्ध दूसरे प्रोडक्ट से ये किस मायने में अलग हो सकता है, बेहतर हो सकता है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। खास तौर पे इसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या है, क्यों इसको आपको सबसे पहले अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से या दूसरों के हेल्थ को बेहतर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो जैसा कि नाम से ही क्लियर है, कोलेलेस, जिससे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम हो। तो क्या कोलेस्ट्रॉल शरीर में कम होना चाहिए? क्या इसमें भी कोई कैच है? क्या कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर के लिए केवल नुकसानदेह होता है? ये सारी चीजें समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या है और उसको कंट्रोल करना क्या है, क्यों कंट्रोल में होना चाहिए कोलेस्ट्रॉल। तो जो हार्नेसिंग, ये जो आप इसके साथ लिखा हुआ देख रहे हैं, हार्नेसिंग द पावर ऑफ मोनाकोलिन के, ये क्या है इसको भी समझेंगे। जो रेड ईस्ट राइस है उसमें ये मोनाकोलिन के जो है, ये जो एंजाइम है, इसका क्या पावर है, ये क्या चेंजेस आपके सेहत में ला सकता है, इसको भी समझेंगे। कोलेलेस, और जो इसका मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट है इसका, इन कैप्सूल्स का, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल सप्लीमेंट है जो टीएस बायोटेक ग्रुप ने आज ऑफिशियली इंडिया में लॉन्च किया है। और इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, एक्टिव इंग्रेडिएंट, वो रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट है। ये आवर विजन टू बी ए ग्लोबल लीडर इन द हेल्थ केयर इकोसिस्टम, आवर मिशन सर्विंग सोसाइटी बाय हेल्पिंग पीपल लिव हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ। हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हार्मनी, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा कोर वैल्यू है, कटिंग एज इनोवेशन, एब्सोल्यूट रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इनकम्पेरेबल टीम वर्क, और जो हमारा की एलिमेंट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का, लर्निंग, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, स्ट्राइविंग एंड हैप्पीनेस। तो हम लर्निंग से इसकी शुरुआत करेंगे। आज हम जानेंगे अपने नए नवेले प्रोडक्ट के बारे में, सीखेंगे कि एक नेचुरल अप्रोच क्या हो सकता है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का। फॉर ही हु हैज हेल्थ हैज होप, एंड ही हु हैज होप हैज एवरीथिंग। आप लोगों ने एक कहावत तो बार बार सुनी होगी और ऑलमोस्ट कई बार आपने इस्तेमाल भी की होगी कि उम्मीद पे दुनिया कायम। सुनी है ये कहावत कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। जिसके पास उम्मीद है उसके लिए कभी कुछ भी खत्म नहीं। बड़े से बड़ा नुकसान, बड़े से बड़ी बर्बादी उसको रोक नहीं सकती अगर किसी के मन में उम्मीद है। और यहां पे उसमें आप एक लाइन ऐड देख रहे हैं कि फॉर ही हु हैज हेल्थ हैज होप। और जिसके पास सेहत है उसके पास उम्मीद हमेशा। आपको फाइनेंशियल लॉस हो गया, आपकी जॉब चली गई, आपके बिजनेस में नुकसान हो गया, लेकिन अगर आप फिजिकली फिट है, सेहतमंद है, तो आप दोबारा से सब कुछ खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर ही है जिसकी वजह से आपने अपनी पूरी दुनिया, पूरा एम्पायर खड़ा किया होता है। तो सेहत सबसे महत्वपूर्ण। इन इंडिया, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज आर कीप इंक्रीजिंग each year, causing highest in this incidents of death irrespective of men and women. Few major concerns are heart attacks, stroke, ischemic heart disease and so on. मतलब हमारे देश में जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, जो हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है और हर साल सबसे ज्यादा मौतें इसकी वजह से होती है। हार्ट अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया, इन सब चीजों की वजह से जो मौतें होती है वो हमारे देश में सबसे ज्यादा होती है हर साल, और ये बढ़ रही है। पहले इन डिजीज को किया जाता है कि 50-60 से ऊपर की उम्र के लोगों को होता है, जो लोग अनफिट और अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं उन लोगों को होता है। लेकिन धीरे धीरे ये एज का आंकड़ा घटना शुरू हुआ, 35-40। पहले ये माना जाता था कि ये केवल मर्दों को होता है, लेकिन औरतें भी इसमें शामिल होने लगी। एज रेंज घटने लगा, 40, 45, 35, 30 से होते होते अब आपने देखा होगा कि 18, 20, 25 साल के लोगों को भी हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। पहले की जैसा माना जाता था, जो बहुत ही सीडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत ही अनफिट लाइफस्टाइल, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जीते हैं,
उन लोगों को होता है। लेकिन आपने बहुत सारे इंसिडेंट्स रिसेंट टाइम में देखे होंगे जिसमें एकदम फिट, रेगुलर वर्कआउट करने वाले, जिम जाने वाले एथलीट टाइप लोग भी हार्ट अटैक के, सडन हार्ट अटैक के शिकार हुए। और बहुत ज्यादा मामलों में इसके पीछे बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल लेवल का, लिपिड प्रोफाइल का, बैड कोलेस्ट्रॉल का हाथ रहा है। इसके पीछे एक स्टैटिस्टिक्स है, वो क्या कहता है वो देखिए। जब आप मां के पेट में, आपका कॉन्सेप्शन होता है, एक इंसान का कॉन्सेप्शन होता है, तो लगभग 3 हफ्ते में आपका जो हार्ट है उसकी फंक्शनैलिटी स्टार्ट हो जाती है, वो बीट करना स्टार्ट कर। एक मुट्ठी के, एक वयस्क की मुट्ठी के साइज का ये होता है, और हमारी बॉडी का सबसे स्ट्रांग मसल होता है। आप बॉडी बिल्डिंग करते हुए लोगों को देखा होगा, बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और सिक्स पैक, एब्स, थाइज मसल, शोल्डर मसल्स, पता नहीं क्या क्या बनाते हो। इतना ज्यादा वर्कआउट करके आप मसल्स को स्ट्रांग बनाते हैं, लेकिन हार्ट का मसल फिर भी सबसे स्ट्रांग मसल है बॉडी का। सोचिए, लाखों मील लंबी खून की धमनियां हैं हमारे शरीर में, वो ब्लड को इतने पावर के साथ पंप करता है कि पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेट हो जाता है। तो कितना स्ट्रांग ये मसल हो। If you live to be 70, your heart will have beaten 2.5 billion times. अगर आप 70 साल के करीब जीते हैं तो लगभग 2.5 बिलियन बार आपका हार्ट धड़कता है उतने में। 7.3 मिलियन डेथ्स, लगभग 73 लाख मौतें हार्ट अटैक से होती है। ओवर 17.5 मिलियन डेथ्स ईच ईयर आर कॉज्ड बाय सीवीडी। 6.2 मिलियन डेथ्स जो सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज होती है, स्ट्रोक, उसकी वजह से होती है। और इन सब के पीछे कहीं ना कहीं लिपिड का बढ़ना, हाइपरलिपिडेमिया, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना ये होता है। दिस मेक्स सीवीडी द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड टुडे। सीवीडी मतलब वो सीवीडी डीवीडी सीडी वाला सीवीडी नहीं, कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज है, केवल हमारे देश के लिए नहीं, पूरे दुनिया के डेथ्स का सबसे बड़ा रीजन बन चुका है। आप लोग कोरोना से कितना डरते थे, कोरोना के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन कोरोना कुल मिला के इतने लोगों को नहीं मार पाया जितना ये हर महीने मार। कोरोना अपने पूरे पीरियड में इतने लोगों को नहीं मार पाया जितना ये हर महीने मार देता है पूरे दुनिया। जो 3 तरह से मौतें होती है, आप देख सकते हैं, 17, 7, 24, 36, लगभग 31 मिलियन। तो ये बहुत ही सीरियसली लेने की चीज है। और हम दूसरे बीमारियों को बोलते रहते हैं कि डायबिटीज सबसे बड़ी बीमारी है, ये सबसे बड़ी बीमारी है। जो सीवीडी है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, वो वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कंसर्निंग और अलार्मिंग बीमारी। और जिस रेट से ये बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि आने वाले 10 सालों में कहीं ऐसा ना हो कि बच्चा कार्डियोवास्कुलर डिजीज के साथ ही पैदा होने लगे, जिस रेट से इसका एज रेंज भी घट रहा है। अब जो सीवीडी है या जो हार्ट डिजीजेज है, तो हम अगर नॉर्मल कॉमन लैंग्वेज में समझो, हार्ट डिजीजेज है, वो इंडिया में इसकी क्या कंडीशन है, इसके बारे में थोड़ा सा क्या फैक्ट्स है वो देख लेते हैं। 26% ऑफ इंडियन डेथ्स आर अट्रीब्यूटेड टू सीवीडीज। कार्डियोवास्कुलर डेथ में 26% जो भारत में मौतें होती हैं, 100 लोग मरते हैं तो उसमें से 26। और ये वो डेटा है, ये जो 26% है, ये वो डेटा है जो अट्रीब्यूट किया गया है, जो अकाउंटेबल है, जिनकी काउंटिंग है। ऐसे बहुत सारे लोग मर जाते होंगे जो हॉस्पिटल नहीं पहुंचते होंगे, जिनकी कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है। या ऐसे भी लोग होंगे जिनको कार्डियोवास्कुलर डेथ के डिजीज के साथ साथ कोई और भी बीमारी, लाइक कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हार्ट की प्रॉब्लम है, साथ में किडनी भी डायलिसिस चल रही है, साथ में ब्रेन स्ट्रोक आ गया, या एक्सीडेंट से मर गया। एक्सीडेंट से भी लाखों लोग मरते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में हमारे देश में। उसमें से कुछ लोग ऐसे होते होंगे जो सीवीडी के से पीड़ित है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज से पीड़ित है, लेकिन उनकी काउंटिंग किस में हो जाती है? एक्सीडेंटल डेथ में। उनकी काउंटिंग सीवीडी डेथ में नहीं होती है। तो ये बेसिकली 26% नहीं है, ये 32-33% से ऊपर है। क्योंकि ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो आज अगर किस सीवीडी की वजह से नहीं मरते,
किसी और वजह से नहीं मरते, एक्सीडेंट से या डेंगू से या किसी और चीज से, तो वो कल को सीवीडी में काउंट हो जाए। 80% ऑफ सीवीडी डेथ्स आर कॉज्ड बाय आईएसटी एंड स्ट्रोक, जो हार्ट अटैक आता है उससे, या जो स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक आता है उससे, या हार्ट के फेलियर के होने की वजह से, जब जो ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट को ब्लड पहुंचाना बंद कर देते हैं। 50% ऑफ इंडियन वुमेन आर एट रिस्क ऑफ सफरिंग फ्रॉम ए हार्ट डिजीज। हमारे देश की आधी आबादी का आधा हिस्सा, हमारे देश की आधी आबादी महिलाओं की है, और उसका आधा हिस्सा इस रिस्क पे है कि उन लोगों को हार्ट की बीमारियां हो सकती है। 52% ऑफ सीवीडी डेथ्स आर इन इंडिविजुअल्स अंडर द एज ऑफ 70, और आधे से ज्यादा मौतें 70 से कम की उम्र में हो रही है। 21.2% of Indian adults have hypertension, which increases the risk of heart disease. 21.2, again I am saying this is just the recorded data. हम लोग हेल्थ चेकअप कैंप्स करते रहते हैं, और उसमें आप लोगों ने भी कई बार किया है, मेरे साथ रहे हैं या इंडिविजुअली किया है। आप लोग देखते हैं कि हम अपना हेल्थ चेकअप जब हम एक्यूलाइफ से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हम लोगों का ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। बहुत सारे लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है, लेकिन उनको पता ही नहीं होता है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है, क्योंकि उनको कोई सीवियर सिम्टम्स नहीं आ रहे होते हैं, या उनको सिम्टम्स के बारे में पता ही नहीं होता है कि ये ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स है। उनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है, वो कोई मेडिसिन नहीं ले रहे होते हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं ले रहे थे, उनको पता ही नहीं होता। हम पूछते हैं कि लास्ट आपने बीपी कब चेक किया था, तो 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, या कभी किया ही नहीं। तो ये भी डेटा जो है वो वही डेटा है जो रिकॉर्ड किया जा सकता। एक्चुअली ये डेटा भी 30% के ऊपर जाएगा अगर हम हाइपरटेंशन वाले लोगों को हाइपरटेंशन जिनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रेंज से बढ़ा हुआ है, तो ऐसे लोगों की अगर हम बात करें तो उनका एक्चुअल डेटा अगर निकाला जाए तो वो 30% के ऊपर जाए। अब कोलेस्ट्रॉल का हमारे हेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, वो सीवीडी से कैसे रिएक्ट करता है, इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। कोलेस्ट्रॉल, ए फैटी सब्सटेंस फाउंड इन एवरी सेल ऑफ द बॉडी। शरीर के हर सेल में एक फैटी सब्सटेंस है जिसको कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। प्लेज ए वाइटल रोल इन वेरियस फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है शरीर के बहुत तरह के शारीरिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में। However, an imbalance in cholesterol levels can have significant implications for health. कोलेस्ट्रॉल जो मेजरली 2 तरह के होते हैं बॉडी में, उनका बैलेंस अगर बिगड़ा तो हमारी सेहत पे इसके बहुत ही गंभीर असर हो सकते हैं। Elevated levels of low density lipoprotein LDL cholesterol, often referred to as bad cholesterol, pose a risk of cardiovascular disease. अगर आपके शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल या LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, बढ़ने लगा तो इसके आपका कार्डियोवास्कुलर डिजीज का खतरा, हार्ट के डिजीज का खतरा बढ़ने लगेगा। इट इज क्रूशियल टू एड्रेस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स टू मेंटेन ऑप्टिमल हार्ट हेल्थ एंड ओवरऑल वेलबींग। तो इसीलिए हमेशा ही कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को मेंटेन करना बहुत ही जरूरी है अच्छे हृदय के स्वास्थ्य के लिए। कोलेस्ट्रॉल एंड हेल्थ, अंडरस्टैंडिंग कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल, एचडीएल एंड ट्राइग्लिसराइड कि क्या है ये। कोलेस्ट्रॉल, a fatty substance produced by the body and obtained through diet. It is critical component for various body functions. To comprehend its impact on health, we categorize cholesterol into 3 main types. जो कोलेस्ट्रॉल है एक फैटी सब्सटेंस है जो खाने के थ्रू हमें मिलता है और पाचन के दौरान वो पैदा होता है बॉडी में। और उसके अलावा हम आजकल का जो हमारा डाइट और लाइफस्टाइल में, उसमें बाहर से भी फैटी सब्सटेंस ले लेते हैं। हमारी बॉडी तो नॉर्मल खाने से प्रोड्यूस करती ही है, इसके अलावा हम बाहर से डायरेक्ट भी फैट ले लेते हैं। इट इज ए क्रिटिकल कंपोनेंट फॉर वेरियस बॉडी फंक्शन। शरीर के बहुत सारे कार्यकलापों के लिए ये बहुत जरूरी है, यानी कोलेस्ट्रॉल शरीर में होना बहुत जरूरी है। लेकिन कितने तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, उनकी क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसको समझना जरूरी है ताकि हम इससे होने वाली बीमारियों के जाल में ना फंसे। एक है एलडीएल, जिसको लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन या बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है। बैड कोलेस्ट्रॉल क्यों? क्योंकि ये बुरा है। क्यों बुरा है? क्योंकि जब ये बढ़ने लगेगा तो आपको
जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हार्ट डिजीज है, उसका होने का खतरा बढ़ने लगे। एलडीएल कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द लिवर टू सेल्स। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो हमारे लिवर से सेल तक कोलेस्ट्रॉल को लेके जाता है। हाई लेवल्स ऑफ एलडीएल कैन लीड टू द बिल्डअप ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन आर्टरीज। तो अगर आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो बढ़ जाएगा तो क्या होगा कि वो ज्यादा लेके जाएगा कोलेस्ट्रॉल लिवर से सेल्स तक। और लिवर से सेल तक कैसे जाता है कोई भी चीज? जाता है ब्लड के थ्रू। तो ब्लड में आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा और वो सारा का सारा धीरे 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 चिपकना शुरू हो जाएगा आपकी आर्टरीज में, प्लाक बिल्डअप बढ़ने लगेगा, यानी ब्लॉकेज का खतरा बढ़ने लगेगा। और ब्लॉकेज का खतरा बढ़ने का मतलब है हार्ट डिजीज का खतरा बढ़ना। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन एचडीएल नोन एज गुड कोलेस्ट्रॉल। एचडीएल हेल्प रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम। ये हेल्प करता है जो ब्लड स्ट्रीम में जो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल है उसको रिमूव करने में, और इसको जो आपका लिवर है वहां तक ट्रांसपोर्ट करने में, शरीर से बाहर निकालती है। तो अगर एचडीएल आपके शरीर में कम होने लगेगा तो जो एलडीएल बढ़ रहा है उसको खून से निकालने में वो सक्षम नहीं होगा। तो एलडीएल के बढ़ जो लो बैड कोलेस्ट्रॉल है अगर, यानी ये अच्छा है, ये आपका दोस्त है, और एलडीएल आपका दुश्मन है। तो अगर आपका दोस्त कमजोर पड़ने लगेगा तो ऑब्वियसली दुश्मन मजबूत होने लगेगा। हायर लेवल्स ऑफ एचडीएल आर एसोसिएटेड विद द लोअर रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर। यानी अगर आपका दोस्त मजबूत है तो आपके हार्ट डिजीज के खतरे कम होते रहे। अब एक तीसरा कंपोनेंट है ट्राइग्लिसराइड। ये एक तरह का लिपिड है, फैट है, जो हमारे खून में रहता है, खून में मिला, जिसको आप ब्लड कोलेस्ट्रॉल भी कह सकते हैं बोलचाल की भाषा में। बट इसका जो एक्चुअल नेम है उसको लिपिड के नाम से या ट्राइग्लिसराइड के नाम से जाना जाता है। अब ये करता क्या है? जब हम खाते हैं तो हमारी जो बॉडी है उसको बहुत सारे तरह के कैलोरीज मिलती है, जो एनर्जी मिलती है। लेकिन बहुत सारी चीजें हम जो खाते हैं उस एनर्जी को हम तुरंत तो इस्तेमाल नहीं कर लेते। कुछ हम, क्योंकि हम अभी खा रहे हैं तो हर घंटे तो नहीं खाते रहेंगे, लेकिन एनर्जी की जरूरत तो हमें हर घंटे में पड़ेगी। तो 2 घंटे बाद जो हमें एनर्जी, तो जो कैलोरी तुरंत यूटिलाइज नहीं होती, हमारे खाने से जो हमें कैलोरीज मिली उसमें से वो हिस्सा जो तुरंत यूटिलाइज नहीं होता उसको ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी। बेसिकली जो हमारा लिवर स्टोर करता है, कैलोरी को स्टोर करता है फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। तो जो ट्राइग्लिसराइड है वो हमारे फैट सेल्स में स्टोर होता है, और जब हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है वो इस्तेमाल होता है, वो बर्न होकर के कैलोरी से एनर्जी में कन्वर्ट होता है, इस्तेमाल होता है। उसके लिए कुछ हार्मोन्स बनते हैं, और 2 खाने के बीच में जब हमारा एक खाना डाइजेस्ट होता है और तुरंत इस्तेमाल होने वाला कैलोरी जो इस्तेमाल हो जाता है उसके बाद भी हमें एनर्जी की जरूरत है, तो ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ये जो ट्राइग्लिसराइड है वो एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो। तो दैट इज ट्राइग्लिसराइड, जो हमारे बॉडी के फैट सेल्स में, खासतौर पे लिवर में स्टोर रहता है, और वो पूरी बॉडी में जो फैट सेल्स में ये स्टोर हो। अगर आपको एनर्जी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, एनर्जी की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती मतलब अगर आपका लाइफस्टाइल बड़ा ही सीडेंटरी है, आप फिजिकल एक्टिविटी ही नहीं करते, तो एनर्जी की जरूरत क्यों पड़ेगी? तो क्या होगा कि ये ट्राइग्लिसराइड जमा ही होता रहेगा, जमा ही होता रहेगा। फैट सेल्स इसको ब्रेक डाउन नहीं करेंगे तो फैट भी वही जमा था, फैट बर्न नहीं होगा। फैट बर्न नहीं होगा तो क्या होगा? बॉडी में फैट और ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो जाएगा, मोटापा आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा। इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट। कोलेस्ट्रॉल को मैनेज करना क्यों जरूरी है? कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट इज पैरामाउंट फॉर मेंटेनिंग ऑप्टिमल हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कोलेस्ट्रॉल का जो एक्चुअल बैलेंस है उसको ऑप्टिमम तरीके पे, एकदम आइडियल ढंग से मेंटेन करना आपको हृदय से संबंधित बीमारियों से बचा के रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हार्ट हेल्थ के अलावा इसके और भी रोल है, बॉडी में और भी रोल है। ब्रेन का फंक्शन, कोलेस्ट्रॉल इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। जो हमारे सेल होते हैं उसका जो बाहरी झिल्ली होता है उसके ऊपर,
वो फैट सेल्स का बना होता है, कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। तो वो बनाने के लिए जरूरी है कोलेस्ट्रॉल, जो ब्रेन में है उन सेल्स का। हार्मोन प्रोडक्शन, जो बहुत सारे हार्मोन है हमारे शरीर में, जैसे एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है एंड विटामिन डी है। तो ये तीनों चीजों का जो प्रोसेसिंग और फंक्शनिंग है, तो कोलेस्ट्रॉल इज ए प्रीकर्सर टू द सिंथेसिस, खास तौर पे जो गायनी हार्मोन, सेक्सुअल हार्मोन्स है, उन सब के लिए, और विटामिन डी। तो अगर ये कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस खराब होगा शरीर में, तो क्या होगा? बहुत तरह के हार्मोनल इंबैलेंस से होने वाली बीमारियां होने लगी, खासतौर पे फीमेल में ये बड़ा ही कॉमन। जितने भी हार्मोनल इंबैलेंस हैं वो कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल के इंबैलेंस से, वेट मैनेजमेंट से, लिपिड बढ़ने से, वजन बढ़ने से रिलेट करते हैं। इसीलिए जब फीमेल को हार्मोनल इंबैलेंस हो जाता है तो उनको फिजिकल वर्कआउट बढ़ाने की सलाह दी जाती है, ताकि शरीर में कोलेस्ट्रॉल और लिपिड बैलेंस हो सके। और विटामिन डी, अगर आपके शरीर में हार्मोनल फंक्शन ठीक नहीं है तो विटामिन डी भी उससे अफेक्ट होता है, जिसकी वजह से आपकी हड्डियां भी कमजोर होने लगती। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस ठीक नहीं है तो आपको जोड़ों में दर्द, पैरों में दर्द, कमर दर्द, ये सब भी शुरू हो सकता है, क्योंकि आपकी हड्डियां कमजोर होने लगेगी। विटामिन डी आपके शरीर में, मसल्स वीक होने लगेंगे। डाइजेस्टिव हेल्थ, कोलेस्ट्रॉल एड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल एसिड्स इन लिवर। जो फैट मेटाबॉलिज्म है उसके लिए हमारे लिवर में बाइल प्रोडक्शन होता है, और उस प्रोडक्शन में भी कोलेस्ट्रॉल अपना रोल निभाता है, उसमें मदद करता है। बाइल एसिड जो है हमारे, जो लिवर में जो पित्त पैदा होता है उसके प्रोडक्शन, और जिसकी वजह से फैट्स का डाइजेशन होता है। तो अगर कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस आपके शरीर में खराब होगा तो क्या होगा? कोलेस्ट्रॉल का बैलेंस खराब होते ही आपके शरीर में जो बाइल का प्रोडक्शन है वो इम्बैलेंस हो जाएगा, और आपके शरीर में जो फैट का डाइजेशन है, फैट का जो मेटाबॉलिज्म है वो बिगड़ जाएगा, और फिर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है, मोटापा बढ़ना शुरू हो सकता है। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल का मैनेजमेंट केवल हार्ट हेल्थ के लिए नहीं, हार्मोनल बैलेंस के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, पूरे शरीर के सेल्स इंक्लूडिंग ब्रेन सेल्स। इसीलिए अल्जाइमर के प्रॉब्लम में आप मुझसे पूछते हैं, डिमेंशिया के प्रॉब्लम में आप मुझसे पूछते हैं, या किसी भी तरह का ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू होता है उसमें आप मुझसे पूछते हैं, तो मैं आपको ओमेगा 3 सजेस्ट करता था पहले, ओमेगा लाइफ दीजिए, क्योंकि वो भी हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में हेल्प करता है, वो इसीलिए। और डाइजेस्टिव हेल्थ में भी इसका रोल है। जब भी किसी को पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, आप लोग सोचते होंगे कि आप मुझसे पूछते हैं कि गैल ब्लैडर में स्टोन है, तो मैं क्यों आपको ओमेगा सजेस्ट कर रहा हूं? तो ओमेगा 3 का रोल है इसमें। ठीक है। हेल्थ रिस्क एसोसिएटेड विथ हाई कोलेस्ट्रॉल। हाई कोलेस्ट्रॉल होने से, हाई कोलेस्ट्रॉल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल अगर आपका हाई हो जाए, एलडीएल हाई हो जाए, या जो आपका ट्राइग्लिसराइड लेवल्स है वो काफी बढ़ जाए, तो आपको क्या क्या बीमारियों के खतरे हो सकते हैं। Elevated levels of LDL cholesterol pose significant health risks, including एथेरोस्क्लेरोसिस, यानी accumulation of cholesterol in जो आपका आर्ट्रियल वॉल्स है, मतलब आपके जो खून को बहले जाने, ट्रांसपोर्ट करने वाली जो धमनियां हैं, जो पाइप्स हैं, जो ट्यूब्स हैं, उसके अंदर वाली दीवार पे प्लाक बिल्डअप, उसकी परत, कोलेस्ट्रॉल की परत जमनी शुरू हो जाती है, और धीरे 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 वो मोटी होकर के ब्लॉकेज कर देती है। प्लाक फॉर्मेशन एंड रिडक्शन, तो अगर आप किसी भी नाले में अगर दीवार पे जमनी शुरू हो जाएगी, तो जो रास्ता जो खून बहने के लिए इतना चौड़ा है वो धीरे 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 कम होने लगेगा, तो ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा। जितना ब्लड फ्लो बॉडी में होना चाहिए, ऑर्गन्स को जितना ब्लड पहुंचना चाहिए, ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए, न्यूट्रिशन पहुंचना चाहिए, वो नहीं पहुंचेगा। इसके अलावा कोरोनरी आर्टरी डिजीज, नैरोइंग द कोरोनरी आर्टरीज, इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट अटैक्स। तो हार्ट को भी ब्लड चाहिए, हार्ट को जो ब्लड सप्लाई करने वाले आर्टरीज है, जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहा जाता है, उनको भी ये, उसका भी जो अंदर जो डायमीटर है वो रिड्यूस कर देता है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो जाता है, प्लाक बिल्डअप हो जाता है, तो उसकी वजह से वो भी आर्टरीज भी नैरो हो जाती हैं, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। और
जब ब्रेन की आर्टरीज में ये कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तो हमारे ब्रेन को ब्लड का फ्लो रिड्यूस हो जाता है। जब उन ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल बिल्डअप हो जाता है तो उसकी वजह से स्ट्रोक का, पक्षाघात का, ब्रेन हैमरेज का खतरा पैदा हो, यानी हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक और पैरालिसिस या ब्रेन हैमरेज, ये सारे खतरे कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से एसोसिएटेड है। अगर आपके शरीर में एलडीएल बढ़ रहा है तो एलडीएल को हमेशा मिनिमम लेवल के पास रखने की कोशिश कीजिए। इस बैलेंस के लिए कि आपका कोलेस्ट्रॉल और लिपिड प्रोफाइल ना बढ़े, लिपिड ब्लड में ना बढ़े, बैड कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, या अगर बढ़ गया है तो उसको कैसे कम किया जाए, उसके लिए बहुत तरह के मेडिसिन लोग खाते हैं, जिसमें से स्टैटिन ड्रग्स, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था, अटोरवास्टैटिन या बहुत तरह के नाम से वो आते हैं, स्टैटिन ड्रग्स या ब्लड थिनर्स। बहुत सारे खून पतला करने पेशेंट्स आपको हार्ट वाले बोलेंगे कि डॉक्टर ने बोला जिंदगी भर खून पतला करने की दवाई खानी पड़ेगी। तो ये जो सारी चीजें हैं ये पेशेंट्स को दी जाती है। एलोपैथी है, वो जो इस काम के लिए दी जा रही है वो करेंगी, कितना सक्सेसफुली करेंगी वो तो बात की बात है, लेकिन उनके बहुत सारी सिग्निफिकेंट साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो जैसे आर्टिफिशियली खून को पतला किया जा रहा है, तो पतला जो खून होता है वो अगर कहीं कट लग गया तो फिर बहना रोकना मुश्किल होता है। तो इस तरह के बहुत सारे और भी दूसरे रिस्क पैदा हो जाते हैं। तो इसीलिए जरूरी है कि नेचुरल तरीके से उसको कल्प किया जाए, यानी जो हम आर्टिफिशियल मेडिसिन लेते हैं, अगर हमें मेडिसिन की जरूरत है तो उनको भी किसी नेचुरल चीज से रिप्लेस किया जाए। और वहीं पे आता है रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट, RYR के नाम से इसको जाना जाता है। Amidst the myriad of approaches to cholesterol management, red yeast rice extract emerges as a natural and time tested remedy. ये नेचुरल है, प्रकृति से मिला है हमें, कोई केमिकल प्रोसेसिंग नहीं है इसमें, और ये टाइम टेस्टेड, प्रूवन है। आप इसके बारे में और ज्यादा स्टडी चाहे तो कर सकते हैं, कई तरह के, हजारों तरह के टेस्ट इस पे हो चुके हैं और ये प्रूवन उपाय है कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट के लिए, लिपिड मैनेजमेंट के लिए, लिवर हेल्थ के लिए, वेट मैनेजमेंट के लिए और भी बहुत सारे। ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, ये ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हर्ब है। Red yeast rice has gained attention for its potential to support cardiovascular health. Extracted from the fermentation of rice with a specific strain of red yeast. ये रेड ईस्ट राइस नेचुरली नहीं पैदा होता, चावल का फर्मेंटेशन किया जाता है रेड ईस्ट के साथ। This natural supplement has become a popular choice for those seeking alternatives to conventional cholesterol lowering medications. तो जो लोग कोलेस्ट्रॉल घटाने के, खून को पतला करने के, हार्ट हेल्थ को प्रमोट करने के मेडिकेशन से जूझ रहे हैं सालों से, उनके लिए एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव के तौर पे पूरे वर्ल्ड में उभरा है। जो कोलेलेस है इसमें एक कंपोनेंट है जिसको मोनाकोलिन कहा जाता है। रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स में मोनाकोलिन के जो है स्टैंड्स एज ए पिवोटल बायोएक्टिव कंपाउंड विद इन रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट। ये एक बायोएक्टिव कंपाउंड है जो रेड ईस्ट राइस में पाया जाता है, जिसका नाम है मोनाकोलिन के, कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू इट्स कोलेस्ट्रॉल लोडिंग प्रॉपर्टीज। और इसी की वजह से इसमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने की, बिल्कुल उस तरह से जिस तरह से स्टैटिन ड्रग्स करते हैं, ये गुण उसके अंदर ला देता है। केमिकली एकिन टू स्टैटिन्स, एकदम स्टैटिन के जैसा ही इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। फार्मास्यूटिकल्स प्रेस्क्राइब फॉर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, मोनाकोलिन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन इनहिबिटिंग HMG CoA reductase, an enzyme central to cholesterol synthesis. ये एक एंजाइम है HMG CoA जो सिंथेसिस करता है कोलेस्ट्रॉल का हमारे बॉडी में, और इसके इनहिबिशन के लिए ये जो मोनाकोलिन है ये वैसा ही काम करता है जैसे स्टैटिन ड्रग्स करते हैं, और ये रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट में पाया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ मोनाकोलिन इन द कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट, एट द हार्ट ऑफ रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग prowess lies monacolin, a key bioactive compound. Monacolin, also known as monacolin K, bears structural similarity to statins.
तो इसका जो केमिकल स्ट्रक्चर है, केमिकल फॉर्मुलेशन का जो एक स्ट्रक्चर बनता है, वो बिल्कुल स्टैटिन जैसा है। और इसके लिए इसका जो असर भी होता है वो स्टैटिन ड्रग्स जैसा ही होता है। लेकिन सिंस ये एक बायोएक्टिव कंपाउंड है, एक नेचुरल तरीके से पैदा हुआ बायोएक्टिव कंपाउंड है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। स्टैटिन्स क्या है? द क्लास ऑफ फार्मास्यूटिकल्स कॉमनली प्रेस्क्राइब फॉर कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल। पूरी दुनिया में कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल के लिए स्टैटिन ही प्रेस्क्राइब किया जाता है। बहुत सारे नामों से बहुत सारी कंपनियां इसको हजारों नामों से बनाती हैं। मैंने पिछले सेशन में जो मेरे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप वो देख सकते हैं, तो उस चीज में मैं नहीं जाऊंगा। उस चीज के उस दिन मेरा जो फोकस था वो था कि स्टैटिन का ये एक ऑल्टरनेट है, तो मैं आपको समझा रहा था कि स्टैटिन क्या है और कोलेलेस क्या करेगा। आज मैं आपको ज्यादातर कोलेलेस को समझा। Its significance lies in its ability to inhibit HMG-CoA reductase, an enzyme involved in cholesterol synthesis. This inhibition results in reduced production of LDL. तो जब कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस हमारी बॉडी में होता है तो एलडीएल का प्रोडक्शन ये घटा देता है, कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये कैसे काम करता है? द प्राइमरी मैकेनिज्म थ्रू विच मोनाकोलिन exerts its cholesterol loading effects is by inhibiting HMG-CoA reductase. This enzyme serves as a key catalyst in the biosynthesis of cholesterol in the liver. तो जब लिवर में कोलेस्ट्रॉल का सिंथेसिस होता है तो ये क्या करता है? एलडीएल कोलेस्ट्रॉल के जो प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस करता है। जब कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस होगा, एलडीएल और एचडीएल में कन्वर्सन उसका होगा, तो एलडीएल के सिंथेसिस को ये रिड्यूस करेगा, रोकेगा, इनहिबिट करेगा, जिससे एलडीएल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल आपके लिवर में कम पैदा होगा। आपने जो फैट लिया उसका सिंथेसिस करके जो कोलेस्ट्रॉल बना, कोई भी खाना आप खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल है तो उससे लिवर कोलेस्ट्रॉल निकालता है, सिंथेसिस होता है उसमें। तो उस प्रक्रिया के दौरान जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है उसके प्रोडक्शन को ये कम कर देता है, दबा देता है, सप्रेस कर देता है। यानी नेचुरल तरीके, ऐसा नहीं है कि बढ़ गया है उसको डिस्ट्रॉय कर, ये बढ़ने ही नहीं देता। The inhibition of HMG-CoA reductase by monacolin not only influences cholesterol synthesis but also enhances the clearance of LDL cholesterol from the bloodstream. ये इसके अलावा जो आपके ब्लड स्ट्रीम में ऑलरेडी एलडीएल है उसका क्लियरेंस भी प्रमोट करता है, जिसकी वजह से खून में एलडीएल कम होने लगता है और उसकी वजह से धीरे धीरे जो प्लाक बिल्डअप या ब्लॉकेज हो चुका है वो भी घटने लगता है। दिस डुअल एक्शन कंट्रीब्यूट्स टू द ओवरऑल रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड सपोर्ट्स कार्डियोवास्कुलर। तो ये दो तरह से काम करके हमारे जो कार्डियोवास्कुलर बैलेंस को, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इंश्योर कर। स्टडीज ऑन मोनाकोलिन, सेवरल क्लिनिकल स्टडीज हैव, लगभग 4000 से ज्यादा स्टडीज हो चुके हैं इस पे, और several clinical studies have investigated the efficacy of monacolin in cholesterol management. Notably, research has demonstrated that red yeast rice extract with a standardized 6% monacolin content is effective in. तो यहां पे जो मेन चीज है आपके ध्यान देने के लिए है, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि इस पेज का आप लेकर के स्क्रीनशॉट रख लीजिए और इसको ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि कई बार आपके सामने कई ज्ञानी जन आएंगे जो आपसे बहस करेंगे कि हम भी रेड यीस्ट राइस एक्सट्रैक्ट कैप्सूल बनाते हैं, या फलाना कंपनी भी बनाती है, चिलाना कंपनी भी बनाती है, उसका RYR कैप्सूल तो 1200 का है, उसका तो 1100 का है, उसका तो 800 का है, उसका तो 1500 का है, आपका तो 1700 का है, 2000 का है, महंगा है। तो यहां पे ये आपके काम आएगा। रेड यीस्ट राइस एक्सट्रैक्ट कैप्सूल कोलेस्ट्रॉल पे इफेक्टिव तभी है जब उसमें मोनाकोलिन हो और मोनाकोलिन का जो उसमें कंसंट्रेशन है वो कम से कम 6% हो। तो अगर 6% से कम होगा तो वो इफेक्टिव नहीं। तो जो रिसर्च करता है कि कम से कम स्टैंडर्डाइज अगर 6% मोनाकोलिन कंटेंट रखा जाए रेड यीस्ट राइस एक्सट्रैक्ट में, तो ये एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को घटाएगा,
Monacolin has shown the ability to significantly reduce LDL cholesterol levels, providing a natural alternative to those seeking to manage cholesterol without synthetic pharmaceuticals. तो लैब में सिंथेसिस करके जो फार्मास्यूटिकल मेडिसिन बनाई गई है, उनसे जो लोग कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस कर रहे हैं, उनके लिए एक सेफ ऑल्टरनेट प्रोवाइड, सेफ ऑल्टरनेट. Improving lipid profiles, studies have reported improvements in overall lipid profiles, including reduction in total cholesterol and triglyceride also. ये जो मोनाकोलिन 6% स्टैंडर्डाइज्ड रहेगा कंटेंट तो होगा. फर्दर एम्फेसाइजिंग द कॉम्प्रिहेंसिव बेनिफिट्स ऑफ मोनाकोलिन, सपोर्टिंग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ. अब ये दोनों फायदे अगर होंगे तो जो आपका कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है वो अच्छा होने लगेगा. लेकिन अगर जो सिंथेसिस है, जो राइस का रेड ईस्ट के साथ जो फर्मेंटेशन होता है, उस प्रक्रिया में अगर थोड़ी सी भी भूल चूक होती है तो ये जो कंटेंट स्टैंडर्डाइजेशन 6% का है वो पहुंचता ही नहीं. 6% आपको वैसे सुनने में बहुत कम लग रहा होगा कि रेड ईस्ट राइस में 6% मोनाकोलिन है, लेकिन ये 6% स्टैंडर्ड 6% तक, यानी आप मान लीजिए बहुत सारे चावल है तो किसी में हो सकता है 5.5 हो तो किसी में 6.5 हो. तो ये स्टैंडर्डाइज 6% कंटेंट लेवल पहुंचने में 90% जो उसका फर्मेंटेशन प्रोसेस है उसमें वो फेल हो जाता है और बहुत मुश्किल होता है इसको 4% से ऊपर लेके. लेकिन ये इंफॉर्मेशन नॉर्मली किसी भी प्रोडक्ट के बॉटल, क्योंकि ये लिखना जरूरी नहीं है कि मोनाकोलिन उसमें कितना परसेंटेज है, तो इसीलिए जिन लोगों का फर्मेंटेशन लैब बहुत ही हाई लेवल का और बहुत ही एडवांस्ड इक्विपमेंट्स का वो सहारा नहीं लेते, उनका जो रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है उसमें मोनाकोलिन का जो स्टैंडर्डाइज कंटेंट लेवल है वो 6% से कम रहता है और वो इतना इफेक्टिव नहीं होता कि वो स्टैटिन ड्रग्स का रिप्लेस. थोड़ा फायदा तो करेगा, ऐसा नहीं कि फायदा नहीं करेगा, लेकिन आप उसके दम पे ये केमिकल सिंथेसिस से बने हुए ड्रग को रिप्लेस कर सकें इतना इफेक्टिव नहीं. तो ये फर्क है मार्केट में मिलने वाले सस्ते दूसरे RYR एक्सट्रैक्ट कैप्सूल और TNs के कॉलोनिस, क्योंकि ये पूरी तरह से इंश्योर किया जाता है कि इसके हर कैप्सूल में जो मोनाकोलिन का कंटेंट है वो 6% स्टैंडर्ड से ऊपर ही रहे. Colorless red yeast rice extract capsule. Colorless red yeast rice extract capsules are crafted through a meticulous formulation process. Meticulous, बहुत ही ध्यान से इस प्रोसेस को फॉर्मुलेट किया जाता है. क्यों? क्योंकि मोनाकोलिन कितना होना चाहिए वो मेजर करना बहुत इंपॉर्टेंट. अगर उससे कम रह गया तो ये आपका जो सप्लीमेंट है वो जितना असर करना चाहिए उसका 10% असर दिखाएगा, यानी 90% वो वेस्ट हो जाए. यानी जो मार्केट में मिलने वाले दूसरे हैं जिसमें 6% से कम रहता है, उनके 10 बॉटल के बराबर ये हमारा एक बॉटल काम करेगा. तो अब आप आराम से प्राइस कंपैरिजन कर सकते हैं. रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स आर क्राफ्टेड, इसीलिए इसमें मेड नहीं वर्ड यूज किया गया, क्राफ्टेड. ये एक तरह का क्राफ्टिंग है क्योंकि बहुत एक एक कैप्सूल के हेल्थ को ध्यान में रखा जाता है पैकिंग करने से पहले. Capsules are crafted through a meticulous formulation process that ensures the concentration of key bioactive compounds, particularly monacolin. कि हम रेड ईस्ट राइस बनाया और 20-20 ग्राम सारे कैप्सूल में भर दिया, हो गया नहीं. हम जो कंपाउंड भर रहे हैं उसमें मोनाकोलिन का कंसंट्रेशन क्या है, दैट इज सेपरेटली चेक फॉर ईच कैप्सूल. ये जो पॉइंट में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आज की ट्रेनिंग में कौन कौन था कि एक बार फिर से हाथ उठाइए जिसने कॉलेलस की ट्रेनिंग आज पूरी देखी. कॉलेलस की ट्रेनिंग उसने पूरी देखी हो गौर से. सुमन मैम आप बताइए. क्योंकि मैं उस समय चेकअप कर रहा था तो मैं ठीक से नहीं सुन पाया, तो क्या उसमें इस पॉइंट को अच्छे से समझाया गया था, एक्सप्लेन किया गया? नहीं सर, आज एक्चुअली उन्होंने ओवरऑल वेगली एक जल्दी से थॉरोली उन्होंने बताया. डिटेल उन्होंने बोला कि दूसरे दिन मैं सेशन लूंगा, मतलब एक एक PDF के एक एक पेज को उन्होंने अच्छे से नहीं समझाया. ओके ठीक है, तो कोई बात नहीं, आज आप लोग समझ लीजिए. तो ये जो मार्केटिंग के लिए, क्योंकि जब भी आप मार्केटिंग में जाएंगे
आजकल के लोगों की ये आदत हो गई है, और ये आदत में मैं नहीं मानता कि कुछ गलत है। हर किसी का होता है। हम भी कुछ खरीदने जाते हैं तो हम उसको गूगल पे सर्च करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड का कंपेयर करते हैं। तो ये कॉमन, जब भी आप किसी के पास पहुंचेंगे तो कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे मेरे पास, मैंने आज अपने स्टेटस में अपडेट किया कॉलरलेस के बारे में, तो मेरे पास 16-17 क्वेरीज आई, जो मेरे ऐसे रेगुलर फ्रेंड्स हैं जो टीएन्स में नहीं भी है लेकिन ये प्रोडक्ट्स यूज करते हैं। तो उनकी रेगुलर क्वेरीज है कि ये क्या है, ये किस में काम आता है। तो मैंने उनको सबको वॉइस नोट भेजा कि ये स्टैटिन का सब्स्टिट्यूट है, टीएन्स ने बनाया है, रेडियस। अच्छा, RYR कैप्सूल आ गया टीएन्स में। जो डॉक्टर्स उन्होंने ऐसे बोला, अच्छा टीएन्स ने बनाया फिर तो बढ़िया ही होगा, तो ये ऑफर है मेरे लिए भी, ये 4 बॉटल बुक कर दो। तो ऐसे 6 लोगों ने आज ही ऑफर कंफर्म कर। तो जो लोग टीएन्स का प्रोडक्ट यूज करते हैं वो तो जानते हैं कि टीएन्स की क्वालिटी क्या है उनके लिए, लेकिन जब आप नए मार्केट में घुसेंगे, नए लोगों को, जैसे आप सब हैं, आपको पता है कि टीएन्स के प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी। तो सवाल आपके लिए नहीं है, या जो लोग टीएन्स के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर चुके हैं उनके लिए नहीं है। लेकिन जब आप किसी नए बंदे को बताएंगे कि भाई ये क्या है, ये कॉलेलेस है, ये कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, इससे आपको स्टैटिन्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो बोले क्या है इसमें, आप बोलेंगे रेडियोस्टाइट एक्सट्रैक्ट है, तो वो कॉलरलेस नहीं ढूंढेगा, वो रेडियोस्टाइज्ड एक्सट्रैक्ट ढूंढेगा गूगल पे। उसको बहुत सारे ब्रांड मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्राइस मिलेंगे। तो आपके सामने एक ऑब्वियस क्वेश्चन आएगा कि भाई तुम्हारा प्रोडक्ट इतना महंगा क्यों है, जैसे कि बाकी हर प्रोडक्ट के लिए आता है कि नहीं आता। तो आप पैड के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं कि हमारा प्रोडक्ट, हमारा पैड महंगा क्यों है, पेस्ट के बारे में, हर चीज के बारे में। तो यहां पे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में भी ये जो पॉइंट है ये समझना बहुत अच्छे से जरूरी है। तो पर्टिकुलरली इसमें मोनाकोलिन के का कंसंट्रेशन कितना है, ये इंश्योर करना हर एक कैप्सूल के लिए। कैप्सूल में 10 ग्राम भरना है तो 10 ग्राम रेडियोस्टाइज्ड एक्सट्रैक्ट भर दिया, सिर्फ उतना काफी नहीं है। आपने जो रेडियोस्टाइज्ड एक्सट्रैक्ट भरा, उसका जो आपने फर्मेंटेशन किया है, उस फर्मेंटेशन के बाद वो जो बायोएक्टिव कंपाउंड मोनाकोलिन कितना होना चाहिए उसमें, उस कंसंट्रेशन को हर एक कैप्सूल के लिए सेपरेटली चेक किया जाता। और ये जो इसके टेस्टिंग है, इसके 3 सैंपल आए हमारे पास, और तीनों अलग अलग मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि सबके लिए कंपनी की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये बना पाना पॉसिबल नहीं। तो लास्ट में जिसका बेस्ट था, एक एक कैप्सूल को चेक किया गया, जिसके बेस्ट रिजल्ट थे, बेस्ट कॉम्बिनेशन था और बेस्ट कंसंट्रेशन था, उससे ये प्रोडक्ट बनवाया। कितनी मेहनत बैकग्राउंड में होती है जो आप लोगों को पता नहीं होता, और इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों को बताऊं कि जो टीएन्स का मैनेजमेंट सिस्टम है और जो टीएन्स का रिसर्च सेंटर है, वो आप लोगों का करियर अच्छा हो, आप जो मार्केट में प्रोडक्ट्स लोगों को प्रमोट करें वो बेस्ट क्वालिटी के हो, उसके लिए कितनी मेहनत की जाती है बैकग्राउंड। तो द रेड ईस्ट मोनास्कस परपेयर्स, इसका ये साइंटिफिक नेम होगा, अंडरगोज ए कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन। कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन ऐसे नहीं कि डाल दिया हो रहा है, भाई वो रसगुल्ला बनाना है, थोड़ा एक मीठा भी हो जाएगा चलेगा, कम भी मीठा रह जाएगा चलेगा नहीं। अंडरगोज ए कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑन ए substrate commonly rise to yield an extract rich in beneficial compounds. This extract is then carefully processed and encapsulated, providing a convenient and standardized form of red yeast extract with 6% monocholine. ये एक्सट्रैक्ट है ऐसा, इसको ऐसा नहीं है कि बढ़ा ही दो, 6% की जगह 12% और 30% कर दो, तो उसके दूसरे नुकसान शुरू हो जाएंगे। फिर ये जो आपका गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको भी घटाना शुरू कर देगा। आपका कोलेस्ट्रॉल कंसंट्रेट बैलेंस शरीर में इतना बिगड़ जाएगा कि जरूरी काम जिसके लिए कोलेस्ट्रॉल जरूरी है शरीर में होना, वो भी बिगड़ जाएगा। तो ये एक स्टैंडर्डाइज्ड है कि 6% के जैसे पीएच वैल्यू है ना, कि बहुत ज्यादा भी नहीं अच्छा, बहुत कम भी नहीं अच्छा, वैसे ही इसका कंसंट्रेशन एवरेज 6% के पास रहना चाहिए, तो ही ये मोस्ट इफेक्टिव। क्योंकि हम कोलेस्ट्रॉल घटाने या बढ़ाने की बात नहीं, हम कोलेस्ट्रॉल को बैलेंस रखने की बात कर रहे हैं। बेनिफिट्स ऑफ कॉलरलेस रेड ईस्ट राइस एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, इसके फायदे क्या क्या है ये खाने के, अगर आपके पास स्टैंडर्डाइज 6% मोनाकोलिन के का कंसंट्रेशन वाला RYR कैप्सूल है और आप उसका रेगुलर सेवन करते हैं, तो आपको क्या क्या फायदे मिले। तो जो LDL बैड कोलेस्ट्रॉल है ये उसको घटाएगा। इनहिबिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस इन द लिवर बाय मोनोकोलिन, और आपका जो लिवर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने लगता है
उसके इनिबिशन में ये मोनाकोलिन की वजह से हेल्प करेगा। सपोर्टिंग कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, ओवरऑल इंप्रूवमेंट इन लिपिड प्रोफाइल, आपका लिपिड प्रोफाइल जिसका बिगड़ा हुआ है, जिसको हाइपरलिपिडेमिया बोलते हैं, उसको ये ठीक करेगा। तो जिन लोगों को लिपिड की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल घटाने वाली, हार्ट खून पतला करने वाली स्टैटिन ग्रुप्स की दवाइयां ले रहे हैं, उनके लिए एक सेफ नेचुरल ऑल्टरनेट। कॉम्प्रिहेंसिव सपोर्ट टू कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। इसके अलावा सिंस ये एक फर्मेंटेशन प्रोसेस से बना हुआ है तो ऑटोमेटिकली इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज आ जाती है। प्रेजेंस ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स इन रेड ईस्ट एक्सट्रैक्ट combat oxidative stress and neutralize free radicals, anti-inflammatory effects, studied for potential anti-inflammatory effects। तो जो किसी तरह का जो सूजन, इन्फ्लेमेशन जो हो जाता है उसमें भी ये फायदेमंद है, contributing to overall well-being। तो आपका टारगेट और जो कंज्यूमर ग्रुप है वो कौन हुआ? टारगेट कंज्यूमर ग्रुप कौन? सबसे पहला, जो लोग ऑलरेडी स्टैटिन ड्रग्स ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल या लिपिड की दवाई और खून पतला करने की दवाई ले रहे हैं, वो जो कार्डियोवास्कुलर हेल्थ या हार्ट की प्रॉब्लम या स्ट्रोक की प्रॉब्लम्स को सफर कर रहे हैं। तीसरा, ओबीज, जिनको मोटापा बहुत ज्यादा है। चौथा, डायबिटीज के लोग जिनका लिवर का हेल्थ खराब है। ठीक है, ये आपका टारगेट कंज्यूमर ग्रुप है। बेनिफिट्स ऑफ कोलोरेस, नेचुरल स्टैटिन मेडिसिन इफेक्ट। नेचुरल तरीके से जो स्टैटिन ग्रुप के जो मेडिसिन हैं उसका इफेक्ट है। रेडियोस्टाइज एक्सट्रैक्ट कंटेन्स मोनाकोलिन विच इज इक्विवेलेंट टू स्टैटिन मेडिसिन एज लोवास्टैटिन, अटोरवास्टैटिन। बहुत सारे स्टैटिन ग्रुप के जो ड्रग्स, हजारों नाम है पूरे वर्ल्ड में, अलग अलग ब्रांड नेम से बिकते हैं। बैलेंस्ड हार्ट हेल्थ, रेडियोस्टाइज एक्सट्रैक्ट प्रमोट्स HMG-CoA reductase inhibition action which promotes healthy cholesterol levels, boost bone health, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन और विटामिन डी के प्रोडक्शन के लिए भी हेल्प करता है, तो इसलिए आपका जो बोन हेल्थ को भी इंप्रूव करता है। इट बूस्ट जीन एक्सप्रेशन इन BMP2 जीन्स, it boosts gene expression in BMP2 genes which ultimately heals broken bones and adds to the bone density. It is a great supplement for broken bones as it enhances the mineral deposits। तो ये विटामिन डी के कंसंट्रेशन को बढ़ा के बोन के डेंसिटी को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है। तो ऐसे लोग जिनको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, खास तौर पे जिनको आप बोलते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस या ऑस्टियोपोरोसिस, या जिनको फ्रैक्चर हुआ है, तो आपके पास जब कोई एक्सीडेंट फ्रैक्चर वाला पेशेंट आता है उसको आप कैल्शियम HMB देते हैं, स्पाइरुलिना देते हैं, उसके साथ साथ ये भी दे दीजिए। किडनी के फंक्शन को प्रमोट करता है, हार्मोन्स बनाने में हेल्प करता है बेसिकली किडनी को। रेडियोस्टाइड रेगुलेट्स द कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड प्रिवेंट्स फैट एक्युमुलेशन इन द किडनी। किडनी में जो फैट एक्युमुलेशन होने का खतरा रहता है, क्योंकि ब्लड स्ट्रीम में ही फैट होता है, जो अगर लिपिड को ठीक करेगा तो खून पतला होगा, किडनी का फिल्ट्रेशन प्रोसेस को इंप्रूव करेगा, किडनी के ऊपर से लोड घटाएगा। इट रेगुलेट्स किडनी फंक्शनैलिटी एंड प्रमोट्स अ हेल्दियर किडनी। कंक्लूजन, इतना जो हमने अभी देखा, सुना, समझा, आपने मुझे झेला इतनी देर से, उसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकला, का तात्पर्य क्या निकला? कोलोरेस रेड ईस्ट एक्सट्रैक्ट कैप्सूल्स कंटेन मोनाकोलिन के एक ही कंपाउंड दैट इनहिबिट्स कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, effective in lowering LDL cholesterol levels, supporting cardiovascular health. Additional benefits include antioxidants properties and potential anti-inflammatory effects. Quality control ensures a standardized 6% monacolin content for consistent efficacy। तो जब भी आपको कोई पूछे तो आप उसको सिर्फ ये पूछिए कि आपका कैप्सूल में मोनाकोलिन के का कंसंट्रेशन कितना है, ये पूछिए। Encourage a healthy lifestyle in conjunction with supplementation. Colorless red yeast extract capsules are complement to healthy lifestyle, emphasize the importance of balanced diet and regular physical activity, reinforce the role of red yeast extract as part of holistic approach to well-being, advocate for consultation with healthcare professional for personalized advice। ठीक है, अब इसकी प्राइसिंग देख लीजिए। इसका डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है 1750 रुपए। अगर आप प्लैटिनम है तो 1750 से 15% कम में मिलेगा।
अगर आप गोल्ड लेवल पे हैं उस आईडी से खरीदेंगे तो 1750 से 8% कम में मिलेगा। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे खरीदेंगे, नए पैकेज में लेंगे या किसी भी पैकेज में लेंगे, या कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर जिसका कोई लेवल नहीं है वो खरीदेगा तो उसको 1750 रुपए में मिलेगा। जो लोग डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, एमआरपी इसका 2188 रुपए है। ठीक है, ये लॉन्च ऑफर है जो इस महीने के लिए वैलिड है, यानी 27 मार्च तक वैलिड है। 27 मार्च तक अगर आप इसकी 3 बॉटल्स खरीदेंगे तो ये आपको मिलेगा, एक बॉटल फ्री साथ में मिलेगा। तो 1750 रुपए की एक बॉटल है। अगर आप एक प्लेटिनम डिस्ट्रीब्यूटर के हिसाब से कैलकुलेट करें तो 1750 इंटू 3, 5250 माइनस 15%, 4462 रुपए में आपको ये मिलेगा 4 बॉटल। यानी अगर आप इस महीने में लेते हैं तो आपको ये एक बॉटल 1115 रुपए का, 1115 रुपए में अगले करके आप 2188 रुपए में अगर इसको सेल करेंगे तो आप, अगर आप प्लैटिनम डिस्ट्रीब्यूटर हैं तो आपको 100% से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन है, क्योंकि कुछ ना कुछ कैशबैक भी आएगा। वो आपके रैंक पे डिपेंड करता है। यानी इस ऑफर में अगर आप इसको खरीदते हैं तो ऑब्वियसली ये एक नया प्रोडक्ट है जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। कम से कम 2 साल का तो इसका वैलिडिटी है। तो अगर आप इस ऑफर में इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा खरीदते हैं और सेल करते रहते हैं तो क्या होगा, आपको 100% प्रॉफिट मार्जिन है। मतलब आपने 1100 रुपए में खरीदा और 2200, 1100 से भी कम पड़ेगा आपको एक बॉटल का, क्योंकि आपके रैंक के हिसाब से आपको कुछ कैशबैक भी आएगा लगभग 10,050 रुपए में, और 2100 रुपए में अगर आप इसको एमआरपी पे सेल करते हैं तो 100, जितना आपका खरीद का प्राइस है उतना ही आपका प्रॉफिट मार्जिन, 100% प्रॉफिट अगर आप प्लैटिनम प्राइस पे खरीदते हैं। तो अगर आप पैकेज में भी खरीदते हैं, नया पैकेज बना लेते हैं इसका, तो आपकी जो ऊपर वाली आईडी है उसमें तो उसका कैशबैक जाता ही है, बोनस जाता ही है। तो नया प्रोडक्ट है, काफी वैलिडिटी बची है, क्या इरादा है। और ये एक ऐसा कैप्सूल है जो जिसको भी आप बताएंगे, जो ऑलरेडी अटोरवास्टैटिन या लोवास्टैटिन ये सब ले रहा है, वो टैबलेट्स भी सस्ते नहीं है। अब मैं आपको प्राइस अगर मैं गूगल पे देखूं तो चलिए, पहले इससे पहले मैं रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लेता हूँ, क्योंकि जो मुझे ट्रेनिंग देनी थी वो तो खत्म हो गई।